सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। दोस्तों, ये किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े ध्यान से सुनना। ऐसी कहानियाँ आपको शायद कम लोग सुनाते हैं, लेकिन जब कभी ऐसे किस्से सामने आते हैं तो बहुत बड़े सवाल भी खड़े होते हैं हमारी कानूनी प्रक्रिया पर, हमारे समाज पर, हमारे किरदार पर, हमारे करैक्टर पर, और कैसे बड़े बड़े लोग इन सब कानूनी दाव पेच से बच के निकल भी जाते हैं। ये आने वाली समय में पता चलेगा। हम आपको किस्सा सुनाने वाले हैं एक शख्स का जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। सोशल मीडिया पे वो शख्स बहुत लंबा समय छाया रहा। दिल्ली की तिहाड़ जेल के साथ जुड़े होने के नाते से उसकी बहुत चर्चा भी हुई, बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, और एक बार तो उस शख्स को सस्पेंड भी कर दिया गया क्योंकि वो हाथ में अपना सर्विस रिवॉल्वर लेकर डांस कर रहा था। खैर, उस शख्स का नाम है दीपक शर्मा। एक ज़माने में तिहाड़ जेल का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था। आजकल किसी दूसरी जेल में है, मंडोली में है या कहीं और है, लेकिन दिल्ली के जेल प्रशासन का हिस्सा है, वर्दीधारी ऑफिसर है, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है, बड़े बड़े मसल। अगर वो पुलिस फोर्स में या जेल के काडर में नहीं होता तो शायद बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर इंडिया भी बन जाता। एक किस्म के और भी बहुत से पुलिस ऑफिसर हैं जो अपने मसल्स को वर्दी में छुपा के रखते हैं और दिखाते भी हैं। सो दोस्तों, ये है दीपक शर्मा की कहानी। सेलिब्रिटी ऑफिसर, बड़े बड़े क्रिमिनल के साथ वास्ता पड़ा। कहते हैं कि कुछ लोग इससे डरते भी बहुत हैं क्योंकि इसको तिहाड़ जेल का सिंघम भी कहा जाता था, और जितने कुख्यात क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड के फिगर्स, लार्स बिश्नोई से लेके काला जठेड़ी तक, ये वो सारे जितने मर्जी नाम गिन लो आप, और बड़े बड़े छात्र चीटर वो उस जेल में रहते हैं। और अंडरवर्ल्ड डॉन जो पुराने थे, जिनमें छोटा राजन एक है, और उसी जेल में एक समय बहुत बड़े इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, जिनमें सुब्राटो राय और एक पर्ल ग्रुप के मालिक थे, इस किस्म के लोग भी उस जेल में रहे हैं जब इस शख्स की तैनाती तिहाड़ जेल में थी। तो एक आदमी जिसने जुर्म की दुनिया, कानून की दुनिया, इंसाफ की दुनिया, जेल की दुनिया बहुत करीब से देखी है, उसके अंदर एक मोहब्बत का कीड़ा पैदा हो जाता। मोहब्बत का कीड़ा। शादीशुदा आदमी है, उत्तर प्रदेश के बागपत इलाके का रहने वाला है, वही इलाका जहाँ से देश के एक किसान प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, चौधरी चरण सिंह। उसी इलाके से एक मेंबर पार्लियामेंट बने, उनके बेटे बहुत साल बनते रहे, अजीत सिंह। फिर बीजेपी की टिकट से मुंबई के साबका पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सत्यपाल सिंह, वो भी मेरठ से, बागपत के रहने वाले, तो उसी मेरठ से वो MP बनते हैं, मिनिस्टर भी बनते हैं, बाद में पता नहीं क्या हुआ। खैर, उसी इलाके से, बागपत से रहने वाली एक फौजी खानदान की बेटी, पढ़ लिख के उसकी शादी हो जाती है बागपत इलाके में एक आदमी से। उनसे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। उनके बाद कुछ आपस में उनमें मियाँ बीवी में कोई तफरकात होते हैं, कोई डिस्प्यूट होते हैं, वो अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। और ये लड़की, औरत जो उस समय लड़की थी, बाद में औरत बन गई, बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए, ये मुंबई चली जाती। एक ही इलाके के सब करैक्टर। मुंबई जाके उसने काफ़ी शो बिजनेस के काम किए, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी, टेलीविज़न सीरियल प्रोड्यूस किए, अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, करोड़ों रुपये कमाए, 6, 7, 8
बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रखी, जिनमें BMW, ऑडी, ये वो सारियाँ जो बड़ी कारें हो सकती हैं। मलाड जैसे पॉश इलाके में, मलाड वेस्ट में, उन्होंने एक पेंट हाउस भी खरीदा बाद में। अपनी इतने सालों की कमाई करके, मेहनत करके, शो बिजनेस से, एंटरटेनमेंट बिजनेस से पैसा कमाया और साथ में एक बहुत नामचीन नाइट क्लब भी खोला। अब ये आपको बात थोड़ी हैरानी वाली लगेगी कि एक औरत नाइट क्लब चलाती है। ये अकेली नहीं है, इसके पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, बहुत सारी औरतों को जानता भी हूँ जो मुंबई के अलग अलग हिस्सों में नाइट क्लब चलाती थी, जिनको एक ज़माने में डांस बार कहा जाता था। बाद में जब वो सिस्टम बंद हुआ तो उसको चलाने के नए तरीके लोगों ने खोज लिए, लेकिन वो धंधा चलता रहा। मुंबई के बहुत सारे फॉर्मर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उनमें से कई लोगों के भी इसी किस्म के नाइट क्लब थे। कुछ और पत्रकार भी हैं मुंबई के बाहर के भी, जो पत्रकारिता से नाम कमा के अपना इन्फ्लुएंस बना के वो भी नाइट क्लब चलाते रहे हैं मुंबई में अलग अलग जगहों पर। तो वो औरत इतने सालों की मेहनत के बाद बहुत पैसा कमा लेती है, करोड़ों रुपए। जैसे मैंने बताया, पेंट हाउस जो करोड़ों का होगा, उस हाई राइज अपार्टमेंट के ऊपर वाले 2 फ्लोर उनके, जहाँ पे वो जॉइंट फैमिली के साथ रहती है, अपने माता पिता भाई और एक जेठानी भी। अब देखिए, जब पति से अलग रहने लगी, अपना कारोबार अपने दम पे चलाया, पति गांव में रहता है, कहते हैं दारू वारू पीता है, मुझे पता नहीं। आज भी कहा जाता है कि औरत अपने पति के खर्चे के पैसे उसको गांव में भेजती है, बागपत में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसकी जेठानी और दूसरे परिवार के मेंबर सब उसके साथ रहते हैं। तो ऐसे जॉइंट फैमिली में बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, समाज में नाम भी है, बहुत से भरकर काम करते हैं, बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल बनाए, सब कुछ हुआ और पैसे कमाए और बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रही है अपने बल पे। तो दोस्तों, 2022 में सोशल मीडिया के थ्रू इनकी जान पहचान हो जाती है। इस सिंघम असिस्टेंट जेलर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ दिल्ली जेल डिपार्टमेंट, जिनमें तिहाड़ एक है और 3-4 जेलें हैं वहाँ पे, उससे हो जाती है। उसके पहले एक और थोड़ा मामला बीच में आया था, पहले उसकी छोटी सी बात कर लेते हैं। इनके एक पार्टनर थे मिस्टर कादरी, इनके टेलीविज़न के सेल्स में क्राइम पेट्रोल और इस किस्म के कई सारे सीरियल इन्होंने बनाए। उनमें कुछ समय इनका वो कादरी पार्टनर रहा। कोई सब टीवी के लिए कोई नया प्रोग्राम की बातचीत करनी थी, तो इनके मुताबिक ये महिला, जिनका नाम है राजबाला चौधरी, ये नाम उस FIR में लिखा हुआ है जिसकी कॉपी हमारे पास है। अब दूसरे भाग में आपको वो FIR भी दिखाएंगे। उनके साथ इनका कोई डिस्प्यूट हो जाता है। वो आदमी इनकी एक ऑडी गाड़ी मांग के लेके जाता है कि मुझे सब टीवी के बड़े लोगों से मुलाकात करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, गाड़ी दे दीजिए, और वो गाड़ी लेके गायब हो जाता है। ऐसा इस राजबाला के करीबियों का कहना है, राजबाला चौधरी जिस महिला की हम बात कर रहे हैं। और उस आदमी का कहना है कि उसने, ये गाड़ी पुरानी हो गई थी, उसको बेचने के लिए इस महिला ने कहा था कि मेरी गाड़ी बेच दो। वो कहते हैं मैंने 13 लाख में गाड़ी बेच दी, लेकिन वो गाड़ी थी 26 लाख की। खैर कोई डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट में चला, अल्टीमेटली हाई कोर्ट में जाके इनको, महिला को, उस कादरी को इस महिला को पैसे देने पड़े, मतलब महिला की जीत हुई। वो एक डिफरेंट डिस्प्यूट है। मुझे लगता है उसी चक्कर में कहीं शायद उस कादरी ने कहीं इस
जेलर से बातचीत की होगी, मुलाकात की होगी, उसके पास क्या होगा केस। बहुत से लोग ऐसे सेटलमेंट करते कराते रहते हैं, या सिफारिश डाल के या प्रेशर डाल के यारों दोस्तों का काम करवाते हैं। अब चलते हैं दूसरे पार्ट इस एपिसोड के। तो दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पे मलाड पुलिस थाने में वो जो FI दर्ज हुई थी मराठी में दिसंबर, पिछले साल दिसंबर 2025 में, वो आप साथ साथ देख रहे होगे, क्योंकि मराठी में है। बहुत से लोगों को मराठी आती नहीं होगी, इसलिए मैं आपको उसका जो जिस्ट है FIR में है क्या, महिला की शिकायत की थी, वो मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में, लेकिन इसके सबूत हमारे पास हैं जो आपको हम साथ साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हो। महिला ने कहा कि 2022 में उनकी सोशल मीडिया के चलते इस सिंघम पुलिस अफसर दीपक शर्मा से मुलाकात होती। उसके बाद मिलना जुलना शुरू हुआ, लेकिन महिला का कहना है कि दीपक शर्मा उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जो ये महिला नहीं करना चाहती थी कि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, भले अपने पति से अलग रह रही थी, उसको कोई पैसे की या फाइनेंशियली या कोई इमोशनली कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की। लेकिन ये दीपक शर्मा बहुत ज़िद्दी था और उनके पीछे लगा रहा। तो ऐसा ऐसा मिलना जुलना शुरू हो गया। कभी वो महिला दिल्ली आती थी तो दीपक शर्मा से मुलाकात हो जाती थी, फिर कभी मुंबई आता था तो वो इनको मिलने चला जाता था। ऐसे करते करते 1.5 साल निकल जाता है। कभी कभार मुलाकातें होती हैं, जान पहचान हो जाती है, और वो ऑफिसर दीपक शर्मा इस FIR के मुताबिक वो कहता है कि मेरी बीवी से मेरी बनती नहीं, 5 साल से हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मैं अपनी बीवी को जल्दी तलाक दे दूंगा और अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, हम एक नई ज़िंदगी बता सकते हैं। आपको एक मर्द की ज़रूरत है, मुझे एक बीवी चाहिए। इस किस्म की बातें जो लोग करते हैं नॉर्मल लाइफ में। तो पहले तो औरत का कहना है FIR में इस महिला का, राजबाला चौधरी का, कि मैंने पहले तो सीरियसली नहीं लिया, पर जब 1.5 साल निकल गया तो पूरी फैमिली में बैठ के हमने विचार किया कि आदमी बहुत जिद कर रहा है कि मैं उससे शादी करूं, तो आपका परिवार का क्या कहना है। तो FIR के मुताबिक जो दिसंबर 2025 में लिखाई गई, 2022 से मुलाकात होती है और 25 में दिसंबर में यह मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है और शिकायत दर्ज हो जाती। उसके मुताबिक जब घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है, एक रिस्पेक्टेड आदमी है, हट्टा कट्टा भी है, उम्र भी है, आपकी एज का है, उसकी ठीक है मजबूरी है, बीवी से नहीं बनती, आपको भी एक चलो ज़िंदगी में एक मर्द का सहारा मिलेगा, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर ये आपका उसका प्यार सच्चा है, जो उसका रिश्ता सच्चा है, उसकी नीयत साफ है, तो आप कर लो, हमें कोई इतराज़ नहीं। ऐसा इस महिला ने अपनी FIR में लिखा। उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो दीपक शर्मा इस महिला को दिल्ली बुलाता है। उसके पहले महिला ने कहा है कि जब मेरे घर आता था, बहुत बड़ा घर है मेरा, बहुत कमरे हैं, पेंट हाउस है, तो उसने कई बार मेरे साथ इमोशनली मेरा ब्लैकमेल किया, या कहो इमोशनली मुझे पुचकारा किया, और मेरे साथ इसने शारीरिक संबंध बनाए, जिसको अभी शिकायत में इन्होंने रेप का नाम दिया है कि मेरा बलात्कार किया, मुझे बेवकूफ़ बना के, इमोशनल करके। ये केस बेसिकली फ्रॉड और बलात्कार का जो धाराएं लगाई गई हैं वो सब इन्हीं 2 मुद्दों पे हैं। तो शारीरिक संबंध हो गए। अब इस महिला के मुताबिक लगा कि उसका बीवी से तलाक हो जाएगा तो मेरे साथ शादी हो जाएगी, रिश्ते तो बने हुए हैं। तो दिसंबर में 2025 में
ये भाई साहब दीपक शर्मा जी औरत को दिल्ली बुलाते हैं कि आइए हम फाइनल करते हैं। जब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली के एक होटल में रहने का बंदोबस्त ये दीपक शर्मा करते हैं। औरत उस होटल में रुकती है, ये महिला, और वहाँ पर इनके शारीरिक संबंध बनते हैं। लेकिन 2-3 दिन के बाद वो आदमी अपने वचन से मुकर जाता है, कहता है कि मेरी बीवी मेरे पास वापस आ गई। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, आ गई, रिश्तेदार सब पीछे हैं, तो मैं एक सरकारी ओहदे पे हूँ, अभी उसको छोड़ूंगा, रिश्तेदार बीच में पड़े तो मत। जैसे औरत का कहना है कि उसने इस किस्म के बहाने लगाए और कह दिया कि मैं अभी आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो हम रिश्ता इसी तरह बरकरार रख सकते हैं, मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद इस औरत ने दिल्ली से मुंबई वापस आकर पुलिस थाने में कंप्लेंट की। अब मामला रेप का था, बलात्कार का था। एक पढ़ी लिखी पैसे वाली औरत है, समाज में उसका नाम है, तो पुलिस भी क्या कर सकती थी, FIR दर्ज कर लिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान शायद पुलिस को कुछ बातें सही नहीं लगी, तो वो इंक्वायरी में तानाकानी करने लगे, आनाकानी करने लगे। तो इस औरत ने ACP, DCP, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की और अल्टीमेटली जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे उस इलाके के, उन्होंने उस इंक्वायरी ऑफिसर को, IO को झाड़ा और उसको कहा, इंसाफ इस बात की मांग करता है कि आप निष्पक्ष होकर इस मामले की जांच करें और जल्दी इसकी FIR पे काम करते हुए चालान पेश करें। सो दोस्तों, क्योंकि आजकल नए BNSS कानून के चलते हुए 60 दिन के अंदर अंदर चालान पेश करना होता है, जिसको हम चार्जशीट कह देते हैं। तो क्योंकि दिसंबर में केस हुआ था, तो फरवरी में पुलिस ने चालान भी पेश कर दी। लेकिन उस चालान में काफ़ी कमियां पुलिस की जांच में नज़र आती हैं। वो चालान की कॉपी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं, चार्जशीट की। 1-2 दिन में आ जाएगी, फिर एक और एपिसोड बनाएंगे। अब ये महिला को ये लगता है कि उस IO को जो उसकी सीनियर अफसरों से डांट पड़ी, या जो उसकी सांठ गांठ कोई दीपक शर्मा से होगी, उसको लेके शायद चालान को काफ़ी कमज़ोर किया गया है और महिला को लगता है कि उसको इंसाफ के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और हैरानी की बात यह है कि इतने महीने हो गए इस हाई प्रोफाइल केस को दर्ज हुए, चालान भी हो गया, लेकिन मुंबई के मीडिया में कोई एक भी खबर इसके मामले में नहीं चली। ये बड़ी हैरानी की बात है अपने आप में। हमारे सोर्सेस ने जब ये बात हमारे तक पहुंचाई तो हमारा नज़रिया ये था कि सही क्या है, गलत क्या है, उसका फैसला तो आखिर कचहरी ने, कोर्ट ने ही करना है। लेकिन अभी तक जो बात पब्लिक के सामने नहीं आई, उसकी बात हम करें तो आप सब ने सुना। अब इस केस की अगली जो चार्जशीट पेश होने के बाद जो अदालत का फैसला आया, तो नेक्स्ट डेट जो है वो जून की पड़ी है। अभी अप्रैल है, मई 1 महीना छोड़ के जून के महीने में अगली तारीख है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रेप चार्जेस के FIR रजिस्टर होने के बाद भी और इस औरत की जज के सामने स्टेटमेंट भी हुई, जो जज के सामने 1 to 1 होती, उसी तरह उस दीपक शर्मा की स्टेटमेंट भी जज के सामने रिकॉर्ड हुई। उसके बाद दोनों का मेडिकल भी हुआ, जो कानूनी प्रक्रिया थी सारी पूरी हुई। लेकिन सब होने के बावजूद दीपक शर्मा को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। अरेस्ट नहीं किया तो जमानत का मतलब नहीं होता। तो आज के दिन में रेप का, बलात्कार का मामला अदालत में तो चल रहा है, लेकिन अरेस्ट नहीं हुई। ये थोड़ा अजीब लगता। सो दोस्तों, अब देखना होगा जून में अदालत क्या फैसला देती है। लेकिन दीपक शर्मा पेशी पे आता है
उसकी स्टेटमेंट पुलिस में भी हुई, जज के सामने भी हुई। हमने पिछले 2 दिन से बहुत कोशिश की दीपक शर्मा से बात करने की। उसका जो नंबर हमें कहीं से मिला वो बंद आ रहा है। फिर हमने उसके सहयोगियों से संपर्क किया, मैसेज छोड़ा कि उनसे हमारी बात करवा दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो 2 दिन के इंतज़ार के बाद आज हम ये एपिसोड बना रहे हैं और आशा करते हैं दीपक शर्मा जी भी अपना पक्ष जो है वो हमें देने की कोशिश करेंगे। हम भी ट्राई जारी रखेंगे उनसे बात करने की। अगर उन्होंने कहीं भी एपिसोड सुन लिया तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर लें, हम उनका पक्ष भी रखने को तैयार हैं। हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे, जो FIR में कहा गया है वही आपको हमने हिंदी में वो मराठी के FIR के हिस्से पढ़ के सुनाए। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।